अस्सलाम वालेकुम। अब हम कैश बुक का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था जिसमें डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन से हमारे पास जो है वो सवाल शुरू हो रहा था। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट एंड एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि कैश बुक बनाते हुए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ़ वो ट्रांज़ैक्शंस आपने कंसिडर करनी है जिनमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो, ठीक है? जिन ट्रांज़ैक्शंस में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, हम उनको खातिर में नहीं लाएँगे और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास सवाल गिवन है मेसर्स हमज़ा। अब यहाँ पे हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन मेंशन कर दिया, ठीक है? हमने कैश बुक लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ और फॉर द ईयर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दोनों साइड्स पे और यानी कि सेंटर में पहले सवाल सॉल्व करने से पहले इन कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा सवाल थोड़ा-सा पिछले सवाल से चेंज है, दैट इज़ व्हाई मैंने सवाल को पिक किया है, ये थोड़ा-सा और उस लेवल से थोड़ा अपग्रेड लेवल का क्वेश्चन है ताकि आपको समझ आए कि बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कैश बुक का, तो आप ये मेक श्योर कर लें सबसे पहले कि उसमें बैलेंसेस गिवन हैं या नहीं, ठीक है? बैलेंसेस गिवन होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ बैलेंसेस को शो करेंगे। जैसे हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड करते थे ना, तो बैलेंसेस ऑब्वियसली पिछले महीने का भी तो कोई हो सकता है ना। दिसंबर 31 का बैलेंस जो होगा वो जनवरी का ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना? जो यानी कि कहने का मकसद ये है कि दिसंबर 31 का एंडिंग बैलेंस जनवरी 1 का बिगिनिंग बैलेंस होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास बैलेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले अगर बैलेंस गिवन होगा, तो सबसे पहले हम बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे कैश बुक में। तो आपके सामने यहाँ पे गिवन है कि मिस्टर हमज़ा हैड कैश इन हैंड 30,000 एंड कैश एट बैंक 60,000। कुछ नहीं करना, हमने यहाँ डेट डाली, कैश इन हैंड हमने लिख दिया 30,000 और कैश एट बैंक हमने लिख दिया 60,000। कुछ भी नहीं किया, जो बैलेंस गिवन था और वो लिख दिया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया बैलेंसेस का। ठीक है जी? तो सबसे पहली ट्रांज़ैक्शन पोस्ट हो गई। फिर हम आते हैं ट्रांज़ैक्शन ऑफ जनवरी 2nd, कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। इसका मकसद ये है कि भाई आपने सेल्स करी और उनका पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। सो बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सही है? तो हम इसको पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो बैंक डेबिट हुआ यहाँ पे 20,000, सही है जी? और इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ सेल्स, ठीक है? फिर आ जाते हैं सोल्ड मशीनरी ऑन कैश 20,000, ठीक है जी? तो अब ऑब्वियसली कैश डेबिट होगा, तो भाई यहाँ पे कैश डेबिट हो गया 20,000, ठीक है जी? और रीज़न क्या है इसका? द रीज़न इज़ मशीनरी, सही है जी? तो भाई रीज़न लिख दिया हमने मशीनरी। अब आ जाते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट टू हारिस। अच्छा, अब ये देखना आप ट्रांज़ैक्शन गौर करें ज़रा इस पे। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊँ तो ये क्या बनती? अकाउंट रिसीवेबल हारिस डेबिट, सही है? एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है जी? ये एंट्री बनती है इसकी। लेकिन अगर अब आप गौर करें इस एंट्री में ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक, तो इस एंट्री को मैं यहाँ हाइलाइट कर रहा हूँ, ये वो एंट्री है जिसका ताल्लुक कैश बुक से नहीं है, क्योंकि ना इसमें कैश इन्वॉल्व है ना तो बैंक, ठीक है जी? अब आ जाते हैं ट्रांज़ैक्शन नंबर 4 पे, दैट इज़ इश्यूड चेक टू मिस्टर अली 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,500। अच्छा देखें, इस ऐसी ट्रांज़ैक्शंस पे आपने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, ये वो ट्रांज़ैक्शन है जिनको बच्चे अमूमन गलत कर सकते हैं। अब आप ज़रा इस पे गौर कीजिए कि इश्यूड चेक 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,500, ये अगर आपके पर्सपेक्टिव में, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में बात हो, इसका मकसद ये है कि भाई इसमें इम्प्लाइड चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइलेंस है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये चेक इश्यू किस लिए किया गया, क्या रीज़न था, क्या खरीदा था। तो इन दिस केस हम ये इम्प्लाई करेंगे कि भाई ये बात हो रही है परचेज़ेज़ या सेल्स की, ठीक है? अगर इश्यूड चेक का मकसद रहेगा तो इसका मकसद ये है कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की होगी, यानी कि मर्चेंडाइज़ ऑब्वियसली। ये बात यहाँ पे इन केस ऑफ साइलेंस हम यही अज़्यूम करते हैं कि हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ करी है, ठीक है जी? तो इश्यू हम कब करेंगे चेक? जब हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे। रिसीव हम कब करेंगे? जब हम कोई चीज़ जो है बेचेंगे, ठीक है जी? तो आपको ये बात याद रखनी है कि इश्यूएंस का मकसद ये है कि कोई चीज़ परचेज़ की गई होगी और जो है हमारे पास रिसीव करने का मकसद ये है कि कोई ना कोई चीज़ बेची गई होगी। तो ये मैंने साइमल्टेनियसली यहाँ पे 2 एंट्रीज़ रखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहने का मकसद क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हम इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। इसका पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। आपने मिस्टर अली को चेक इश्यू किया है 6,000 का, लेकिन जो पे करना था अमाउंट वो कितना था? 6,500। अब यहाँ से आप गौर कीजिए ज़रा कि पे करना था 6,500, आप पे कर रहे हैं 6,000 रुपए, तो 500 रुपए का आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो आपको जब डिस्काउंट मिलता है सो यू रिगार्ड इट एज़ अ परचेज़ डिस्काउंट। अब आप देखें इस एंट्री को हम पोस्ट कैसे करेंगे? द एंट्री इज़ रिलेटेड टू जनवरी 4, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ लिखना है जनवरी 4, ठीक है जी? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं।
लिखा हुआ है कि वी इशूड द चेक ना, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे कितने से, 6000 रुपीज से, ठीक है। अगेन हम इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल रीजन देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर वही बात, हम अकाउंट्स पेएबल रीजन क्यों दे रहे हैं भाई, लोग पूछ सकते हैं। भाई हम मिस्टर अली को पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो वो ये बनता कि फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज पहले परचेज करी होगी तो परचेजेस डेबिट हुआ होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमने कोई चीज परचेज करी, ठीक है। अब हमें उसके एवज हमें डिस्काउंट भी मिल गया, तो परचेजेस डिस्काउंट क्रेडिट हो जाता, सही है। हमने फिर उसको बैंक से पेमेंट कर दी होती तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6000 से, ठीक है जी। तो ये पूरी इसकी चेन है, आपको एंट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब आप पे कर रहे हैं उस बंदे को, जो भी था बंदा, इस केस में मिस्टर अली है, तो अकाउंट्स पेएबल इसकी एंट्री ये बनती है कि भाई अकाउंट्स पेएबल मिस्टर अली डेबिट, सिंस अकाउंट्स पेएबल इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सो अकाउंट्स पेएबल अली डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि वी आर इशूइंग द चेक, ठीक है जी, 6000। तो भाई बैंक के क्रेडिट होने का रीजन आपको मैंने समझा दिया। बाकी परचेज डिस्काउंट आपको कितना मिला, 500 का, तो यहाँ आपने इस पोर्शन में आपने इसको मेंशन कर दिया कि आपको 500 रुपए का परचेज डिस्काउंट मिला, ठीक है जी। अब इसी से थोड़ी सी इसका, जैसे यहाँ परचेजेस की बात हो गई तो यहाँ आप सेल्स की बात हो जाएगी। वी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर उस्मान 800 रुपीज, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, हमने मिस्टर उस्मान से 8000 रुपए का चेक जो है वो रिसीव किया है इन द इंस्टेड ऑफ 8800। देखिए यहाँ पे ऊपर बात हो रही थी इशुएंस ऑफ चेक्स की, यहाँ पे बात हो रही है रिसीविंग ऑफ चेक्स की। तो जब भी कोई चीज हम रिसीव करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, इशूड चेक करेंगे किसी सिलसिले में तो उसको हम रेफर करेंगे परचेजेस से, ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट में हम पैसे इशू करेंगे या चेक इशू करेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई चीज हम बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट हम कोई चीज रिसीव करेंगे, वो रिसीव होगी या तो चेक होगा या तो कैश होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सेल्स डिस्काउंट वाला, बिकॉज वी आर रिसीविंग चेक फ्रॉम समवन, यानी कि हमने कोई चीज बेची होगी तो उस वजह से हमें अब पैसे वसूल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम इशू कर रहे होते हैं तो अगर पेमेंट की बात हो रही है यानी कि अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है इशुएंस के केस में, तो रिसीविंग के केस में किस चीज की बात होगी, अकाउंट रिसीवेबल की। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी से कोई चीज, अब पहले हमने कोई चीज किसी को उधार पे बेची, हमने ट्रांजेक्शन क्या बनाई होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब हम वो चीज उसके बदले हमने पैसा वसूल कर लिया, तो भाई जब पैसा वसूल कर लिया तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना, दिस इज द रीजन। तो आपको जर्नल एंट्रीज जहन में बनाना आना चाहिए तब भी आप ये कर पाएंगे। सो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, वी आर रिसीविंग द चेक। अब देखें चेक रिसीव करने का मकसद ये है कि आपका पैसा बैंक में आ रहा है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ लिख देंगे भाई बैंक डेबिट, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सिंपल है कि भाई आपके पास, अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं मिस्टेकनली बोल गया हूँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि अभी रिसीव्ड चेक आया है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि रिसीव चेक एंड वी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ अपना आप क्लियर कर लीजिए कि रिसीव चेक का मकसद, जब तक जो चेक आपके हाथ में है वी रिगार्डेड एज द कैश, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो चेक जो अभी आपने रिसीव तो कर लिया है लेकिन आपने बैंक अकाउंट में सबमिट नहीं कराया है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ हार्ड कैश, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मेंशन होता कि वी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर उस्मान 8000 एंड वी हैव डिपॉजिटेड दिस चेक इनटू द बैंक अकाउंट, तो ये हम डायरेक्ट बैंक डेबिट कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अभी सिर्फ चेक रिसीव किया है और यहाँ पे एंट्री में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वी हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इनटू द बैंक अकाउंट। तो अभी हम यही अज्यूम करेंगे दैट दिस चेक इज अ फॉर्म ऑफ अ कैश, ठीक है। सो चेक को हम वी रिगार्डेड एज अ कैश until and unless it is deposited into the bank account, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज दोबारा मैंने क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि अभी सिर्फ रिसीव हुआ है तो भाई हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8000, और क्योंकि बाकी का जो हमने ऑफर किया है वो 800 रुपए का हमने डिस्काउंट ऑफर किया है, और हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमने किससे भाई खत्म हो गया, मिस्टर उस्मान से। अब मिस्टर उस्मान से हमें कुछ भी जो है ना वो रिसीव नहीं करना, सब कुछ जो उनसे रिसीव होना था वो हो गया और हमने उनको डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है जी। तो ये जनवरी 6 की ट्रांजेक्शन हो गई। अच्छा अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जनवरी 9, परचेज सप्लाईज ऑन कैश, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री क्या बनेगी, सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट।
तो अगेन 9th ऑफ जनवरी की जो डेट पड़ेगी यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया जनवरी 9 वी हैव परचेज सप्लाईज, तो रीजन लिख देंगे हम सप्लाईज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैश क्रेडिट कितना भाई, परचेज सप्लाईज ऑन कैश 6000, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 6000, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पे। फिर डिपॉजिटेड उस्मान चेक इनटू बैंक अकाउंट। देखिए अब ये वो बात आ गई जो मैं ऊपर अभी आपको समझा रहा था कि इस केस में अभी सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, तो जब तक जो चेक रिसीव हुआ आपके हाथ में हो, जब तक वो बैंक अकाउंट में सबमिट ना हो जाए, तो उस चेक को हम कैश ही परसीव करते हैं या कैश ही अज्यूम करते हैं, जब तक वो बैंक में सबमिट ना हो जाए या डिपॉजिट ना हो जाए, ठीक है। तो 10th ऑफ जनवरी को वो क्या बात कर रहा है कि वी हैव डिपॉजिटेड उस्मान चेक, क्या वो बात हो रही है यहाँ पे कि वी हैव डिपॉजिटेड उस्मान चेक इनटू बैंक अकाउंट, तो इसकी हम एंट्री ये बनाएंगे बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी की 10th, ठीक है जी। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, उस्मान का चेक कितने का था भाई, 8000 रुपए का था, तो बिना झिझक हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मेंशन कर लेना है 8000 रुपीज का उस्मान का चेक था, वो डिपॉजिट हो गया बैंक में, और उसका रीजन क्या है, ऑब्वियसली कैश। सिमिलरली जनवरी 10th, क्योंकि एंट्री क्या बनी है, एंट्री ये बन रही है जब भी हम, अच्छा मैं अगेन एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं, वेन एवर वी डिपॉजिट चेक इनटू बैंक अकाउंट, तो हम इसकी एंट्री सिंपल ये बनाते हैं बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। क्यों, क्योंकि चेक वी रिगार्ड चेक एज अ कैश until and unless it is deposit into the bank account, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो भाई बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, अब कैश भी क्रेडिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट होने का रीजन हम यहाँ लिखेंगे लाजमी तौर पे, ठीक है जी। तो कैश क्रेडिट कितने से हुआ, 8000, तो हमने यहाँ 8000 कैश क्रेडिट लिख दिया, और उसका रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा बैंक, सही है जी। तो ये भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई। फिर हम आ जाते हैं पेड सैलरीज बाय चेक 7000, तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई जनवरी 13 हमने सैलरी पे करी है बाय चेक, तो सैलरी एक्सपेंस, ठीक है जी। पहले हम यहाँ डेट कंफर्म कर लेंगे, 13th ऑफ जनवरी को सैलरीज हमने पे करी है बाय चेक, इसका मकसद बैंक क्रेडिट हो जाएगा, एंड दैट अमाउंट इज 7000, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं पेड रेंट बाय कैश 10000, तो भाई 14 तारीख को हम लोगों ने, जनवरी 14 को हमने रेंट पे किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेंट एक्सपेंस, ठीक है जी। और रेंट एक्सपेंस कितना पे किया हमने, 10,000 से, और कैश के थ्रू, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश क्रेडिट 10,000, ठीक है जी। इसी तरह हम बाकी ट्रांजैक्शन को भी पोस्ट करते जाएंगे। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, अब देखें ये वो, इसकी एंट्री में क्या बनाऊंगा, इसकी एंट्री हमारी बनेगी मशीनरी डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। अब इसकी अगर आप कॉमन सेंस यूज करें कि इसमें कहीं भी ना कैश इन्वॉल्व है, ना तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका मकसद ये कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसका हमारी कैश बुक से ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व है, ना बैंक इन्वॉल्व है, यहाँ क्रेडिट की बात हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन जिनका कैश और बैंक इन्वॉल्व ना हो, वो कैश बुक में पोस्ट नहीं होंगी, ठीक है जी। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को अवॉइड करते हैं, हम आ जाते हैं विथड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। भाई बैंक क्रेडिट हो रहा है पर्सनल यूज, इसका मकसद इसकी एंट्री, पर्सनल यूज हमेशा क्या होता है, ड्राइंग, ठीक है। पर्सनल यूज हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल यूज का मकसद होता है कि ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने जाती इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो उसको हम ड्राइंग तस्वुर करते हैं, तो एंट्री सी क्या बनती है, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट बाय 10,000, तो हमने कुछ नहीं करना, अगेन हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे लिखा जनवरी 19 ड्राइंग लिख दिया हमने, ठीक है जी। ड्राइंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एंट्री की डिमांड ये है ड्राइंग हमजा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है वो कितना निकाल रहा है, 10,000 फ्रॉम बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 10,000, ठीक है जी। भाई बैंक क्रेडिट हो गया 10,000। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स 25,000, ठीक है। तो यानी कि अब देखें इसकी एंट्री अब हम क्या बनाएंगे, देखें क्वेश्चन मार्क हमेशा इस पे आएगा कि एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि देखें रिसीव्ड कैश अगेन कोई रीजन नहीं गिवन ना, तो हम यहाँ पे इसको अकाउंट रिसीवेबल से रिलेट करेंगे। क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रीजन था, कुछ ना कुछ रीजन होगा, कस्टमर्स का जिक्र आने का मकसद ये कि हमने कोई ना कोई चीज उनको बेची होगी, उधार पे बेची होगी, तो उधार पे कोई चीज बेची होगी, तो हमने यकीनन अकाउंट रिसीवेबल यूज किया होगा। क्योंकि रिसीवेबल क्यों यूज किया होगा, क्योंकि भाई हमें पैसा मिलना था, पैसा मिला नहीं था, अब वो पैसा मिल रहा है,
तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है जनवरी 26। रीजन क्योंकि आप मेंशन नहीं है नाम, तो हमने सिंपल अकाउंट्स रिसीवेबल लिख देना है, क्योंकि कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं करना हमने। तो रिसीव्ड कैश, तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा 25,000। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास जनवरी 26 की ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब जो है हमारे पास लास्ट में, इन द लास्ट, यहाँ पे एक चीज गिवन है, एंड दैट इज कैश वाज फाउंड शॉर्ट बाय 100 रुपीज। अब बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो देखें, अक्सर बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कैश या तो एक्सेस कभी निकल रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि भाई हमारे पास कैश होगा 10,000 रुपए, लेकिन आप कैश चेक करने गए तो निकला 11,000 रुपए। इट मीन्स कि कैश की एक्सेस हो गई है 1,000 रुपए से। ठीक है, सिमिलरली बिजनेसेस में कभी कभी ये सिचुएशन भी आती है कि कैश आपके रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, लेट सपोज 12,000 रुपए। ठीक है, जब आप रिकॉर्ड चेक करने गए, दोबारा से फिजिकली पैसों को चेक करने गए, तो कैश आ रहा है 10,000 रुपीज। इसका मकसद ये है कि रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 12,000 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में है 10,000 रुपए। इट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। एक्सेस ऑफ कैश भी हो सकता है बिजनेस में, शॉर्टेज ऑफ कैश भी हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन। या तो रिकॉर्ड्स में गलत होगा, या तो आपने वाकई रिसीव नहीं किया होगा। तो इन दिस केस, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि व्हेनेवर वी फाउंड कैश इन एक्सेस, वी रिगार्ड इट एज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। आई एम सेइंग द वर्ड काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। मकसद ये है कि भाई आपका हिसाब किताब कह रहा है कि आपके पास पैसा होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। आप चेक करने गए तो आपने फिजिकली जब नोट गिने तो वो निकले 20,000 रुपए। ठीक है, अब आपको कोई रीजन समझ नहीं आ रहा कि 5,000 एक्सेस क्यों है, तो आप उसको जस्ट ये कह देते हैं कि 5,000 एक्सेस, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल कैश आपका रिकॉर्ड्स बोल रहा है कि फिजिकली कैश आपके पास जो है, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए 10,000 रुपए, लेट सपोज। ठीक है, आप चेक करने जाते हैं तो आपको मिलता है कैश 8,000 रुपए। इट मीन्स कि रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 10,000 होना चाहिए, आपके पास है 8,000। इसका मकसद ये, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसका मकसद ये 2,000 रुपए से कैश शॉर्ट हो गया। तो शॉर्टेज को हमेशा हम रिगार्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। शॉर्टेज को हमेशा हम किस तरह रिगार्ड करते हैं, वी रिगार्ड शॉर्टेज एज एन एक्सपेंस। एक्सेस को वी रिगार्डेड एज अ रेवेन्यू, एंड शॉर्टेज को वी रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस। तो इस इन दिस ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट का मकसद ये है, हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे डेट लिखनी है जनवरी 31। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी एंट्री क्या बनती, तो एंट्री इसकी सुन ले, इसकी एंट्री ये बनती कैश शॉर्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश शॉर्ट। सही है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया कैश शॉर्ट, क्योंकि डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट, क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है कितने से भाई, 100 रुपीज से। तो हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया कि भाई कैश जो शॉर्ट हुआ है वो 100 रुपए से हुआ है, और उसका रीजन भी हमने दे दिया। तो अगर आप गौर करें, अगेन हम उस सिचुएशन पे आ चुके हैं, हमने सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया। वो दो ट्रांजैक्शंस को मैंने हाईलाइट भी कर दिया जिनका कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, अब अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जनरल लेजर हमने क्या करना है, हमने हिस्ट्री अकाउंट की, इस जनरल लेजर की स्मॉलर साइड आइडेंटिफाई करनी है या ग्रेटर साइड आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको जरा पॉइंट्स लगा लेते हैं ताकि हमें अमाउंट्स में कुछ इश्यूज ना हो। सही है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस पे नाउ, अब करना क्या है, सबसे पहले हमें किसी भी साइड की हमें ग्रेटर साइड पता करनी है कि व्हाट इज बेसिकली दी ग्रेटर साइड। ठीक है जी, यहाँ पे शायद मैं एक ट्रांजेक्शन जो है वो मिस कर गया हूँ। यहाँ पे 19 ऑफ जनवरी को है, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000। सो फॉर पर्सनल यूज ना, तो पर्सनल यूज में यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेंशन मैं करना भूल गया हूँ, तो उसको हम देख लेंगे अभी बाद में इंशाल्लाह, मसले वाली बात नहीं है। पहले आप देखें, मैंने हमेशा पहले कहा कि सबसे पहले आपने जब ये सब चीजें सॉल्व कर लेनी है, तो उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि शॉर्टर साइड कौन सी है। अगर आप वैसे बजाहिर देखें, जो कॉमन सेंस भी हमारा कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये कैश की डेबिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड में हमारे पास ज्यादा अमाउंट नजर आ रहा है वैसे बजाहिर देखने में, और क्रेडिट साइड में ऑब्वियसली कम नजर आ रहा है। तो इट मीन जो शॉर्टर साइड है वो कौन सी है, कैश की क्रेडिट साइड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट छोटी है कैश की डेबिट साइड से। ठीक है,
सिमिलरली बैंक की जो डेबिट साइड है वो यहाँ पे बड़ी है एज कम्पेयर टू बैंक क्रेडिट साइड, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब आपको ये बात वाजे हो गई होगी कि जो फुटिंग और बैलेंसिंग होती है वो हमेशा स्मॉलर साइड पे होती है। सो अगर ये पूरा टी अकाउंट है, ठीक है, तो टी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड है वी रिगार्डेड एज अ क्रेडिट साइड, और टी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वी रिगार्डेड एज अ डेबिट साइड। तो कैश का डेबिट कैश के क्रेडिट से इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली बैंक का डेबिट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बैंक के क्रेडिट से बड़ा है। तो इसका मकसद ये है कि टोटल ऑफ दिस साइड हम लिख देंगे आराम से हर जगह पे, ठीक है जी, हमें कोई मसला नहीं होगा, हम इसके टोटल को आराम से लिख देंगे। और करना कुछ भी नहीं है, हमने बस सबसे पहले इसका टोटल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले हम यहाँ फुटिंग की हेडिंग डाल लेते हैं विदाउट एनी डाउट, क्योंकि ये स्मॉलर साइड है ट्रांजेक्शन की टी अकाउंट की, तो हमने यहाँ पे फुटिंग लिख लिया, सही है। फुटिंग क्या होती है भाई? द टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द अकाउंट, टी अकाउंट, ठीक है। तो टी अकाउंट की हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्मॉलर साइड है, हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसका टोटल लिख लेना है 24,100, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे हमने लिख लिया 23,000, सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा जो इसके बाद स्टेप मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि हमें स्मॉलर साइड आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले, ताकि हम उसमें फुटिंग कर सकें, ठीक है। फुटिंग क्या होती है? फुटिंग इज दी टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द टी अकाउंट। इस कैश बुक के टी अकाउंट में जो स्मॉलर साइड है वो क्रेडिट साइड है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी ऑलमोस्ट, फुटिंग भी हमने कर ली। फुटिंग क्या होती है यहाँ पे? टोटल ऑफ द स्मॉलर साइड, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फुटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग मैंने आपको बताया था कि सेम मंथ की आखिरी तारीख को होती है। बैलेंसिंग करने से पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सबसे पहले हम जो बड़ी साइड होती है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी कि ग्रेटर साइड का हम टोटल लिख लेते हैं दोनों साइड्स पे। ये रूल था टी अकाउंट्स में भी, ठीक है। तो हमने यहाँ भी यही रूल फॉलो करना है। तो इसका टोटल जो इस साइड का बन रहा है ये बन रहा है 93,000, और ये बन रहा है 88,000, क्योंकि ये डेबिट साइड हमारी जो थी वो बड़ी थी एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड। तो हम जो टोटल है वो किस साइड का लिखते हैं? हमेशा उस साइड का लिखते हैं जो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो करना ये है कि इसको सेंट्रलाइज करके बोर्ड, अब देखें यहाँ मैं सारा काम क्योंकि एक्सेल पे कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सारा काम पेंसिल स्केच से अपने जो है जब घर में आप होंगे तो अपने रजिस्टर्स में आपने करना है, और बहुत सही साफ सुथरे तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन मैं इस चीज को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आई हैव टू सेव द टाइम, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने टोटल दोनों जगह मेंशन कर दिया। अब देखें करना कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली आपको अब तो रट जाना चाहिए ये स्टेप, कि अब ये देखें ये टोटल हमने दोनों साइड्स पे लिख दिया। अब 24,100 में कितना और मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करूं कि वो 93,000 के इक्विवेलेंट आ जाए? तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो बनता है 68,900, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। कैरी फॉरवर्ड हमने ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड किया है तो ये हो रहा है ना, वरना जरूरत ही नहीं थी हमें करने की, ठीक है। सिमिलरली 23,000 में कितना और मिलाऊं कि वो 88,000 बन जाए, तो वो बनेगा 65,000, तो ये भी हो गया, ठीक है जी। सो ये हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया। अब अगेन कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए होते हैं बैलेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल, हम उसको नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे बस मेंशन करना है बैलेंस, हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, एंड ब्रॉड फॉरवर्ड होके वही अमाउंट जो यहाँ पे गिवन था हमारे पास, कंट्रोल सी हम मैं यहाँ करूंगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड करके उनको अपनी जगह पे मैं वापस ले आया। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैश बुक भी कंप्लीट हो चुकी, कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा, इसको हम वही मैं थोड़ी जो मैंने आपको डेकोरेशन बताई थी थोड़ा सा वो करना पड़ता है। डेकोरेशन में वर्ड यूज कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि इससे होता है कि आपको एक इम्पैक्ट रखा जाता है कि आपने काम जो किया है वो सही किया है, ठीक है ना। तो आपने मिस्टर उस्मान से रिसीव कर लिया पैसा, तो आपने यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली आपने मिस्टर अली को पैसा पे कर दिया, यहाँ पे आपने चेक मार्क लगा दिया, ठीक है। फिर अगेन मैंने आपसे एक काम कहा था वो ये कि आपने उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिनमें बैक वक्त कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट या कैश बैंक डेबिट या कैश क्रेडिट हो रहा हो, यानी कि डेबिट क्रेडिट दोनों में बैंक या कैश आ रहा हो, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन रही हैं जनवरी 10th और 19th की। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने कैपिटल सी जो मैंने आपको बताया ये क्या शो कर रहा होता है ये मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो जनवरी 10th ये रही और जनवरी 19th की एंट्री ये रही, ठीक है जी।
तो कंट्रा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कंट्रा का मकसद ये होता है वो ट्रांजैक्शन जिनका अल्टीमेट इफेक्ट निल होता है, यानी कि कैश हाथ से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 1 लाख रुपए आपके हाथ में थे, आपने वही 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, तो आपके कैश में कुछ इजाफा नहीं हुआ, बस कैश इन हैंड से वो कैश एट बैंक हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ कैश बुक कंप्लीट हो गई। अच्छा देखें, देयर इज़ एन एडिशनल स्टेप। वो स्टेप आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी जिस सवाल में सेल डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट आएगा, उसको ख़त्म करने का तरीका यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो आप उसको अगेन टोटल के साथ मेंशन कर दें। ये मैंने जानबूझ के स्टेप एंड में इसलिए रखा ताकि आपको याद रहे कि भाई इन टोटल हमारे पास परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट कितना आया था। सही है जी? ये भी ऑर्गनाइज़ेशंस को ताकि पता चले। ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई मल्टीपल आपके पास ट्रांज़ैक्शंस में ये सेल्स डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट आ रहा होगा, तो उस वक़्त हम उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि हमने सेल्स डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट भी जितना हुआ वो हमने मेंशन कर दिया। इसको आखिरी तरीका ये होता है, हम इसको हमेशा इन दोनों के टी अकाउंट्स बनाते हैं। सेल्स डिस्काउंट का अलग, परचेज डिस्काउंट का अलग, जो मैंने यहाँ थोड़ा-सा ऑलरेडी बना के पहले से रखा हुआ है। करना कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल हमने क्या करना है भाई, डेट डाली 2006 और हमने जनवरी, क्योंकि 31st को हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये बात याद रखिएगा, बस कुछ नहीं करते, इसका कोई और मोटिव नहीं है। हमें बस इसको सेपरेट दिखाना होता है कि भाई ये अकाउंट भी थे, ये यूज़ हुए थे। हमने यहाँ पे लिख दिया जनवरी 31st, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल डिस्काउंट 800, ठीक है जी? और यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं ताकि आपको बात सही से समझ में भी आ जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली इस केस में परचेज डिस्काउंट, बिकॉज़ परचेज डिस्काउंट इज़ ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है? तो हमने इस चीज़ को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है। सिमिलरली उसी फॉर्मेट से जो मैंने अभी ऊपर किया। ये आपको वही अगेन मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, जिनके टी अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। जिनको टी अकाउंट्स के क्वेश्चंस का नहीं मालूम, वो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे। तो आई एम कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग यू कि कैश बुक मेंटेन हो गई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर लिया, ठीक है? एक रिक्वायरमेंट आप याद रखिएगा कि जब इस क्वेश्चन में सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट आ जाएगा, उसका हमें सवाल एंड करने से पहले 2 टी अकाउंट्स बनाने होंगे, और वो बिल्कुल ईज़ी हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने 3-4 लाइनों का टी अकाउंट दोनों का सेपरेटली ड्रॉ करना है, डेट डालनी है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखना है। सेल्स डिस्काउंट, बिकॉज़ वी नो दिस सेल्स डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज़ रिगार्डेड एट द डेबिट साइड, हमने डेबिट साइड पे बाय द अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड, और परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो हमने परचेज डिस्काउंट रेट डाल के हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कैश बुक का। कैश बुक में याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट अभी और है ओवरड्राफ्ट का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम वो वाला कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू।